सभी को नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पेपर में आज हम बात करेंगे एटॉमिक एंड मोलिकुलर डाइपोल्स के बारे में, है ना। परमाणविक और आणविक द्विध्रुव। द्विध्रुव की परिभाषा हमने पहले भी पढ़ी थी। हमने कहा था कि भाई टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट नेचर आर प्लेस्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, है ना, विल मेक्स ए डाइपोल, है ना। तो हम कह रहे थे कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के यदि दो आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हों तो वो आवेश मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक या नेगेटिव चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो पॉजिटिव चार्जेस के कोरस्पॉन्डिंग स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, जो डिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है ना। तो यदि हम कहें कि जैसे हम एग्जांपल दें कि भाई जैसे हमने एग्जांपल दे दिया, सपोज दैट CO2 का एग्जांपल दे दिया, है ना। CO2 हमारे पास कैसा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। लीनियर स्ट्रक्चर मीन्स कैसा हुआ कि भाई बीच में तो हमारे पास कार्बन आ गया, इधर ऑक्सीजन आ गया, इधर भी क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है उसकी डायरेक्शन होती है हमारे पास हमेशा कैसी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। तो हम कहेंगे माइनस से प्लस की ओर इसका डाइपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। माइनस से प्लस इसका डाइपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट आएगा। इसका मतलब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। तो ऐसे हमारे पास अणु या परमाणु या ऐसे मॉलिक्यूल जो हम कहते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट हमारे पास कितना हो, 0 हो, वो कैसे कहलाते हैं, अध्रुवीय हमारे पास कहलाते हैं या नॉन पोलर कहलाते हैं। और जिसके लिए डाइपोल मोमेंट हमारे पास कैसा हो, नॉन जीरो हो, वो कैसे कहलाते हैं, पोलर कहलाते हैं या ध्रुवीय कहलाते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल कहें, H2 का एग्जाम्पल दे दें, H2 हो गया, CO2 हो गया, CH4 हो गया, CCl4 हो गए। ये सारे के सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं किसके, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल हैं ना, अध्रुवीय हैं, यानी जिनके लिए डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास कैसा होता है, 0 होता है। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ सपोज दैट H2O, है ना, वाटर मॉलिक्यूल की यदि हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई दो तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम आ गए, और एक ऐसा आ गया ऑक्सीजन एटम आ गया, है ना। हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो पहला डाइपोल मोमेंट P1 इस डायरेक्शन में आ गया, दूसरा डाइपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया, यानी परिणामी किसकी, द्विध्रुव की दिशा, है ना। रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, द्विध्रुव की दिशा आ गई, कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो ये जो कंडीशन है H2O के लिए डाइपोल मोमेंट जो है वो हमारे पास कैसा हो गया, डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड या और भी मैंने एग्जांपल दी है, इसके लिए डाइपोल मोमेंट कैसा हो गया, 0 हो गया। तो ये हमारे पास कैसे कहलाते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं नॉन पोलर, या कैसे कहलाते हैं, अध्रुवीय कहलाते हैं। और ये जो कंडीशन है ये हमारे पास कैसे कहलाते हैं, पोलर, या हम कहते हैं कैसे आगे, ध्रुवीय आगे। ठीक है। तो ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स जिनके लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास कैसा हो, 0 हो, वो तो कहलाएंगे नॉन पोलर, और जिनके लिए नॉन जीरो हो वो हमारे पास कहलाएंगे कैसे, पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। ठीक है। अब हम कह रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि भाई नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यदि दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक दूसरे के ऊपर यदि संपातियों कोइंसाइड करते हैं अगर एक दूसरे को, है ना, यानी इफ द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, देन द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस विल इक्वल्स टू 0 एंड एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल ऑल्सो बी 0। तो हम कहें कि यदि इफेक्टिव डिस्टेंस जो है वो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के बीच में अगर 0 होगी तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हमें कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा। तो नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं या अध्रुवीय जो परमाणु की हम बात कर रहे हैं, उन्हें यदि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख दें, तो हम कहते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। इंड्यूस होने का मतलब द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस विल गेट डिस्प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यानी हम कहें कि जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था, जो वितरण केंद्र था, जो गुरुत्व केंद्र था, वो एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। और डिस्प्लेस होने से क्या हो जाता है, उसके अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है। तो हम एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि जैसे हमने कहा कि भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लेस कर रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हमने प्लेस किया नॉन पोलर एटम्स को या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को,
तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर डिस्प्लेस होने के कारण उसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया। तो जो डाइपोल मोमेंट जो इंड्यूस हुआ वो बेसिकली किसके कारण हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हुआ। सो दैट डाइपोल मोमेंट शुड बी डिपेंड या शुड डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इंड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करना चाहिए। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा ही डाइपोल मोमेंट भी इंड्यूस होगा। तो जो रिजल्टेंट जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। और यदि हम कह दें प्रोपोर्शनल का निशान आ गया, अगर इसको हटा दें तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट क्या कहलाता है, अल्फा से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अल्फा किसको मेंशन करता है, अल्फा कहलाता है परमाणविक ध्रुवणता या एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, यानी उसमें कितना पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल के अंदर अवेलेबल है उसको हम कैलकुलेट करते हैं किससे, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी से। अगर हम कहते हैं कि भाई किसी मॉलिक्यूल में या किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जितने ज़्यादा स्टेबिलिटी से या जितनी ज़्यादा दृढ़ता से बंधे हुए होंगे उसकी एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी है वो उतनी ही कम होगी। यानी जितनी ज़्यादा बाइंडिंग जितना ज़्यादा होगा उसके एटॉमिक यानी ध्रुवण उस कंडीशन में पोलराइजेशन जो है या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो उतना ही कम होगा। तो उस कंडीशन में अल्फा का मान भी क्या होगा, उतना ही कम मिलेगा। जैसा हम एग्जाम्पल के नोबल गैसेस का हम एग्जाम्पल कहते हैं, नोबल गैसेस में जो इलेक्ट्रॉन है वो दृढ़ता से बंधे होते हैं, तो इसलिए उसके लिए एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी कैसे मिलेगी, कम मिलेगी। एल्कली मेटल्स की बात करें, लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, अगर उनके लिए हम कहें तो हम कहते हैं वो वहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, तो वहाँ एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी या इस परमाणविक ध्रुवणता या ध्रुवणता का गुण क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर डिस्प्लेस हो जाते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो हमने का एग्जाम्पल कहा कि भाई हाइड्रोजन है, H2 है, H2 हमारे पास एग्जाम्पल है किसका, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, है ना। नॉन पोलर है यानी हमारे पास कैसा है, अध्रुवीय है। अध्रुवीय का मतलब क्या हुआ, उसका डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में, उसकी अनुपस्थिति में डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है। लेकिन यदि इसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो इसमें डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। ठीक है। तो ये हमने कहा कि सपोज दैट ये हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, एक तरफ चार्ज दे दिया हमने कैसा, पॉजिटिव चार्जेस, और एक तरफ दे दिया हमने कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज दे दिया, है ना। तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और इसमें यदि हम हाइड्रोजन एटम को हम रख रहे हैं तो हम कहें कि भाई हाइड्रोजन एटम के लिए सपोज दैट मैंने कहा कि भाई A0 रेडियस का अपने पास एक स्फीयर है ना, A0 रेडियस का एक स्फीयर है। ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यदि मैं चार्ज डेंसिटी अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, है ना, तो हमने कहा कि भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो डाइपोल मोमेंट हमारे पास 0 होगा, और जैसे एक्सटर्नल फील्ड हम अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये सपोज दैट मैंने कह दिया कि जो हमारे पास जो एटम था उसकी रेडियस हमने डिफाइन कर दी, सपोज दैट वो रेडियस हमने कितनी कह दी, A0 आ गई। ठीक है। रेडियस आ गई हमारे पास A0, और ये जो डिस्टेंस हम कह रहे हैं, ये डिस्टेंस हम कह रहे हैं कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में जो इफेक्टिव डिस्टेंस जो आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई, D आ गई। तो मैं कह दूं कि भाई A0 रेडियस का हमारे पास स्फीयर था, उसमें चार्ज मैंने कह दिया सपोज दैट कितना है, E। हाइड्रोजन एटम है तो उसमें चार्ज कितना होगा, 1 प्रोटॉन होगा। तो इसका मतलब यूनिट रेडियस में कितना होगा, E/4/3 πr³। तो मैं कह दूं कि भाई D रेडियस का यदि हमारे पास स्फीयर है तो उसमें चार्ज कितना आएगा, देखो E/ वैल्यू आ गई 4/3 πA03, चार्ज डेंसिटी आ गई, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, है ना। E/ वैल्यू आ गई 4π/3, यानी इसका मतलब ये वन देखो 4/3 πA03 में चार्ज है कितना, E। यूनिट वॉल्यूम में चार्ज होगा कितना, E/4/3 πA03, और 4/3 πD³ में चार्ज होगा कितना, मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू आ गई 4/3 π और वैल्यू आ गई D³, है ना। तो वैल्यू आ गई 4/3 π आ गया और वैल्यू आ गई D³ आ गया। तो इसका मतलब जो D स्फीयर का जो हम बता रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो चार्ज होगा वो कितना होगा, Q इक्वल्स टू वैल्यू आ गई E आ गया, D³ आ गया, अपॉन वैल्यू आ गई कितना बन गया, A0 Q बन गया, है ना। A0 हमारे पास क्या है, बोर रेडियस है। A0 है वो बेसिकली मेंशन कर रही है किसको, बोर रेडियस को मेंशन कर रही है। ठीक है। अब यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहूँ, देखो इसके लिए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं क्या कहूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E
इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के क्यू अपॉन ए वैल्यू आ गई आर स्क्वायर, यानी वैल्यू आ गई के क्यू अपॉन ए वैल्यू आ गई डी स्क्वायर, दैट मीन्स यही फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 डी स्क्वायर और वैल्यू आ गई क्यू, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, देखो कितना बना 1/, वैल्यू आ गई 4πε0 और वैल्यू आ गई डी स्क्वायर, और Q जो है Q की वैल्यू आ गई E इंटू वैल्यू आ गई डी क्यूब अपॉन वैल्यू आ गई ए नॉट क्यूब, ठीक है। या इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम्स अप डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी E इंटू डी आ गया अपॉन वैल्यू आ गई 4πε0 और वैल्यू आ गई A0 क्यूब, या E इंटू डी है ना, ये हमारे पास क्या आ गया, चार्ज आ गया, चार्ज इंटू डिस्टेंस किसको मेंशन करता है, डाइपोल मोमेंट को मेंशन करता है ना, कूलॉम मीटर बन गया, तो चार्ज इंटू डिस्टेंस क्या बना, डाइपोल मोमेंट बना, तो P अपॉन वैल्यू आ गई 4πε0 और वैल्यू आ गई ए क्यूब, या मैं क्या कह दूं, यहाँ से P इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 4πε0 और वैल्यू आ गई ए नॉट क्यूब और इंटू वैल्यू आ गई E, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो हमारे पास विधुर आघूर्ण था वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। सपोज मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी, ठीक है। अब मैं कहूँ परमाणविक ध्रुवणता की जो परिभाषा थी बाय द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, हमने क्या कहा था कि भाई P की जो वैल्यू है वो किसके बराबर थी, अल्फा, और इंटू वैल्यू थी E के बराबर। अल्फा क्या कहलाती है, परमाणविक ध्रुवणता कहलाती है, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी कहलाती है। सपोज दैट इसको दे दिया मैंने, इक्वेशन नंबर दे दिया, सेकंड दे दिया, ठीक है। तो मैं कहूँ कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर दोनों को मैं कंपेयर करूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या बना, अल्फा इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 4πε0 वैल्यू आ गई ए नॉट क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणविक ध्रुवणता का मान बोर त्रिज्या की तृतीय घात के समानुपाती होता है ना। अल्फा प्रोपोर्शनल टू वैल्यू कितनी आ गई, ए नॉट क्यूब। इसका मतलब एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्ड पावर ऑफ बोर रेडियस, ठीक है। अब देखो इसी टर्म को यदि हम और चाहें तो हम इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं, ये वैल्यू कितनी है वॉल्यूम की टर्म में, अल्फा इक्वल्स टू वैल्यू क्या कहते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 आ गया अपॉन पाई आ गया और वैल्यू आ गई ए नॉट क्यूब आ गया अपॉन ए वैल्यू आ गई 3 और वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट, या अल्फा इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितना बना 3 आ गया, वैल्यू आ गया एप्सिलॉन नॉट आ गया और साथ में क्या आ गया वॉल्यूम आ गया ना। 4/3 पाई ए नॉट क्यूब हमारे पास किसको मेंशन करेगा, वॉल्यूम को मेंशन करेगा। इसका मतलब एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी है वो बेसिकली क्या हो गया, इसके वॉल्यूम के बी क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल जैसे दो तरह के, जैसे हम कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वी कैन डिवाइड द मटेरियल्स इनटू 3 पार्ट्स, है ना। हम कहते हैं कि भाई विद्युत चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। वो 3 पार्ट कौन से होते हैं, एक तो आता है चालक, एक अर्धचालक और एक कौन सा आ गया, कुचालक आ गया। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर आ गया, ठीक है। अब इंसुलेटर्स में भी हम 2 बातें पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं परफेक्ट इंसुलेटर और एक हम पढ़ते हैं परावैद्युत या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ठीक है। तो देखो 2 तरह के शब्द आ गए, एक तो आ गया हमारे पास परावैद्युत पदार्थ या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, है ना, और दूसरा शब्द आ गया कैसा, कुचालक या इंसुलेटर्स, है ना। तो ये तो आ गया हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स और ये आ गया इंसुलेटर्स, ठीक है। तो देखो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो सारे के सारे कैसे होते हैं, इंसुलेटर ही होते हैं, है ना। इंसुलेटर का ये एक पार्ट कैसा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। इसका मतलब सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन सारे इंसुलेटर हैं वो डाइलेक्ट्रिक नहीं होते। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या परावैद्युत पदार्थ वो पदार्थ हैं जिनमें कौन सा गुण पाया जाता है, जिसमें गुण पाया जाता है कौन सा, पोलराइजेबिलिटी का, है ना। यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर जिसके धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के वितरण केंद्र जो हैं वो क्या हो जाएं, एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएं, डिस्प्लेस हो जाएं। जिनमें ध्रुवणता का गुण पाया जाता है, यानी वे कुचालक पदार्थ जिनमें ध्रुवणता का गुण पाया जाता है वो पदार्थ कैसे होते हैं, परावैद्युत होते हैं। कुचालक जो पदार्थ हैं उनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वो डिस्प्लेस नहीं होते, या आवेश जो है वो पूर्णतया बंधे हुए होते हैं। लेकिन इसमें परावैद्युत पदार्थ में आवेश क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण उनमें ध्रुवण का गुण उत्पन्न हो जाता है, या जिनमें ध्रुवणता पाई जाती है ना। तो बेसिकली क्या हो गया, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो क्या हो गया कि सारे के सारे जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं या परावैद्युत हैं वो कैसे होते हैं,
कुचालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, लेकिन सारे के सारे कुचालक हैं वो परावैद्युत नहीं होते। दूसरी बात, कुचालक जो हैं उनका उपयोग जो किया जाता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, किसी भी फिनोमिना में या किसी भी कंडीशन में, तो कुचालक पदार्थों का उपयोग हमेशा आवेशों के प्रवाह को रोकने के लिए है ना, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हमेशा इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। लेकिन परावैद्युत पदार्थ हैं वो ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग आवेश संग्रहण की क्षमता है, चार्ज स्टोर करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये बेसिकली हमारे पास एक जनरल डिफरेंस है किसके बीच में, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स और इंसुलेटर्स के बारे में। ठीक है, तो आज हमने बात करी किसके बारे में, एटॉमिक एंड मोलिकुलर डाइपोल्स के बारे में, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी के बारे में एंड एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो हमने कहा कि एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्ड पावर ऑफ बोर रेडियस। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।